काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, SDUPSC 8.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री से फार्मिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, थोड़ा सा टिप्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सबका जो चैनल है वो बहुत पुअर कंडीशन में बिलोंग कर रहा है और हमने देखा है कि यहाँ एक से एक लोग अनावश्यक चीज़ों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन जो उनकी काम की चीज़ें होती है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो दूर, वो एक कह सकते हैं उसको देखते भी नहीं है और एक लाइक तक भी नहीं देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे भाइयों से हमें करवत निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब दोस्तों, फार्मिंग सिस्टम क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति के बाद भूमि बंदोबस्त की एक नई प्रायोगिक प्रणाली फार्मिंग सिस्टम के रूप में शुरू की गई। इस बंदोबस्त को ईजेदारी बंदोबस्त का एक प्रकार माना जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति के बाद भूमि बंदोबस्त की एक नई प्रायोगिक प्रणाली प्रारंभ सिस्टम के रूप में शुरू की गई और इस बंदोबस्त को ईजादारी बंदोबस्त का एक प्रकार माना जाता है। दूसरा क्या कहा गया कि इसमें कंपनी किसी प्रखंड या जिला के समस्त भू क्षेत्र से राजस्व वसूली का दायित्व उस व्यक्ति को दे देती थी जो सबसे अधिक बोली लगाते थे। स्वाभाविक रूप से ये व्यवस्था गैर जिम्मेदार और शोषक सिद्ध हुई। फार्मिंग सिस्टम में एक चीज महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख लीजिए। भू राजस्व के ठेकेदार किसानों का शोषण करते थे। कंपनी निश्चित राजस्व मिलने तक अंधी बनी रहती थी। कालांतर में इस तरीके से कंपनी में भी भ्रष्टाचार बढ़ा और भारतीय भुखमरी को की स्थिति में पहुंचते ही रहे। दोस्तों, आज 195 देश के बारे में हम पढ़ते हैं, जबकि हमारा देश भारत देश सोने की चिड़िया था। लेकिन पहले कई राजा मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, मुगल ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, लूटते गए। इसी की वजह से ये देश और नीचे कंडीशन को पहुंचते गया। अब दोस्तों, हमने आपको बताया कि फार्मिंग सिस्टम क्या है। फार्मिंग सिस्टम में ये 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और यहाँ पर तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को हम 3 पार्टों में बांटे हैं: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। अब देखिए, इसको मैंने शॉर्टकट कर दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में आए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक समस्त अंग्रेजी भारत का 19%। भू अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को। और यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट, चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। रैयतवाड़ी में देखिए थॉमस मुनरो था, 1820 में आया था। बम्बई, मद्रास, असम ये 3 राज्य थे इनके। और समस्त अंग्रेजी भूमि का 57% था इनके पास। भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। कर की दर 33 से लेकर 33.5 से लेकर 55% तक थी। मालवाड़ी में देखिए विलियम बेंटिक था। और 1833 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब समस्त भूमि का 30% भूमि पर गांव का अधिकार था। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों की मुखिया को था और कर की दर 60% थी। अब इसकी इफेक्ट क्या हुए दोस्तों, यहाँ पर इफेक्ट हम देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमने बना रखा है, यहाँ पर इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या क्या हुआ, प्रभाव क्या क्या पड़ा है।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता आई, कृषि में ठहराव तथा अवनत हुई, और यहाँ पुराने जमींदारों का उन्मूलन हुआ तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। और यहाँ पर एक है, यहाँ पर लिखा गया कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके इस प्रकार हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य रख रहे हैं जो आपको आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप दोस्तों में हाँ आपको ले चलेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था की क्या व्यवस्था थे। हमने कुछ पॉइंट में लिख रखा है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है आपका, देखते चलिए। भू राजस्व व्यवस्था, बंगाल में कंपनी की सत्ता स्थापित होने एवं दीवानी प्राप्त होने के पश्चात अंग्रेजी प्रशासन ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत के कच्चे माल का निर्यात करना था, इसलिए प्रचलित भू व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। अब भू राजस्व व्यवस्था की 3 पद्धतियाँ थी। ये 3 पद्धतियाँ थी। नंबर 1 है अस्थाई इस्तेरारी जमींदारी बंदोबस्त। अब 3 परिस्थितियों में क्या क्या हुआ देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम देखते चलते हैं। भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को माना गया, अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी बंदोबस्त कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तब उसने लगान वसूली का काम कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों के दायित्व पर छोड़ दिया। ये दोस्तों, जो राजा भारत में आया और हमेशा राज किया, उसकी यही रणनीति थी कि अगर कहीं पर जाओ तो उन्हीं के देशवासियों को आपस में लड़ाओगे, तभी ये काम बन पाएगा, तभी उनका कंपनी चल पाएगा, उनका व्यापार चल पाएगा, उनकी सरकार चल पाएगी। तो ये तो अंग्रेजों में कूट के भरी थी, इसलिए उन्होंने कर वसूलने का जिम्मा केवल भारतीयों को रखा कि भारतीय ही कर वसूले। उसके बाद में इसमें क्या कहा गया, इससे यद्यप कंपनी की आय बढ़ी तथा कृषि एवं कृषकों पर इसका अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा, अतः वारेन हेस्टिंग ने एक नई व्यवस्था लागू की। इसके अनुसार सबसे अधिक लगान देने वाले को भूमि ठेका पर देने की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था भी दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इससे कंपनी के राजस्व में अस्थिरता आ गई। खेती पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। किसान तो हमेशा मारे गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के शासन में रहा हो, चाहे वो मुगलों के शासन में रहा हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो शासन है उसमें किसान की स्थिति काफ़ी बेटर है पहले की अपेक्षा। दोस्तों, प्रभाव क्षेत्र में भू वितरण के लिए 2 प्रकार, अस्थाई अस्थाई के बंदोबस्त में अस्थाई बंदोबस्त स्थित सारी पद्धति थी जो बंगाल एवं बिहार में 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। इस पद्धति का अन्वेषक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। भू राजस्व आगे हम आपको ले चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो उसने अनिश्चितता को समाप्त करने की योजना बनाई और अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने ये योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें भूमि दे दी जाए। इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 साल प्रबंध किया। बाद में 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिर अस्थायी व्यवस्था यानी अस्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। दोस्तों, उसके बाद में क्या कहा इन्होंने कि भू पर इसका स्वामित्व पैतृक हो गया। अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदार पर आश्रित हो गए। किसान की स्थिति तब भी बिगड़ी। किसानों के भू संबंधी एवं अन्य पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार भू राजस्व का वर्चस्व रहा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।